नमस्कार दोस्तों, टाइटल और थंबनेल देख के आप सभी को अंदाजा लग गया होगा। आज के वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग चर्चा करने वाले हैं आपके बीकॉम प्रोग्राम और ऑनर्स के सेमेस्टर 2 के वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्ट कॉर्पोरेट अकाउंटिंग को लेकर के। उम्मीद करता हूं आप सभी इत्मीनान से इस वीडियो लेक्चर के दरमियान मेरे साथ आखिरी तक बने रहेंगे। और हाँ, अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगता है, कंटेंट यूजफुल लगता है, तो इस वीडियो को लाइक करके अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम चलिए शुरू करते हैं। माय डियर फ्रेंड, जैसा कि आप सभी मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, आज का वीडियो लेक्चर वन शॉट वीडियो लेक्चर होने वाला है, जहां पर हम आपके कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की पहली यूनिट से जुड़े हुए तमाम थ्योरी बेस्ड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को काफी डिटेल में, काफी गहराई में जाकर के चर्चा करने वाले हैं। अब ध्यान दीजिएगा, इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला आप लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर बीकॉम प्रोग्राम के स्टूडेंट है या ऑनर्स के स्टूडेंट है, रेगुलर एसवाल एनसी वेब, तीनों ही कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए आज का वीडियो लेक्चर, आज का सेशन इक्वली इंपॉर्टेंट होने वाला है। बहरहाल अब ज्यादा बातें ना करते हुए बढ़ते हैं लेक्चर की तरफ और देखते हैं आज की हमारी इंपॉर्टेंट लिस्ट का पहला क्वेश्चन। तो ध्यान दीजिएगा, यहां पर काफी चीजें ऐसी दिखेंगी जो आपने कहीं ना कहीं आपके कंपनी लॉ के अंदर पढ़ी है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कंपनी लॉ जो आपका सब्जेक्ट था ना, वो 100% थ्योरेटिकल था, लेकिन कंपनी लॉ का जो एग्जैक्ट जो प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन है वो क्या रहने वाला है सर, आपका कॉर्पोरेट अकाउंटिंग रहने वाला है। तो थ्योरी के अंदर आपको काफी सारे ऐसे टॉपिक मैच होते हुए दिखेंगे जो कहीं ना कहीं हम लोगों ने अपने कंपनी लॉ सब्जेक्ट के अंदर पढ़े थे। जैसे सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर, आपको बताना है मिनिमम सब्सक्रिप्शन का क्या मतलब होता है। आप सभी ने इसके बारे में पढ़ा हुआ है, ठीक है। एंड ये किस तरीके से डिफर करता है ओवर सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन और मिनिमम सब्सक्रिप्शन। तो यहाँ पे आपके दो क्वेश्चन हैं जिनको कंबाइन करके पूछा हुआ है। सबसे पहले तो आपको बताना है सर, आपका मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्या होता है। उसके बाद तीन सिचुएशन होती है, एक मिनिमम सब्सक्रिप्शन, एक अंडर सब्सक्रिप्शन, एक ओवर सब्सक्रिप्शन। तीनों के ऊपर आपको चर्चा करना है। अब ध्यान दीजिएगा, अगर आप लोग मिनिमम सब्सक्रिप्शन की बात करते हैं, तो जब भी कोई भी कंपनी अपने शेयर्स को इश्यू करती है, जब भी कोई भी कंपनी अपना आईपीओ लेके आती है, जब भी कोई भी कंपनी पब्लिक को अपने शेयर्स को सब्सक्राइब करने के लिए ऑफर देती है ना, तो वहां पर कंपनीज एक्ट 2013 की अपनी एक सर्टेन कंडीशन है, जहां पर यह बताया गया है कि एग्जैक्टली जो आपका बेसिकली जो आप लोग शेयर इश्यू करना चाहते हैं ना, उसका एटलीस्ट कम से कम 90% सब्सक्राइब होना चाहिए। उसी को आप लोग क्या कहते हो सर, उसी को आप लोग यहाँ पे मिनिमम सब्सक्रिप्शन के नाम से जानते हैं। यानी कि एग्जामिनेशन के अंदर ये सवाल आता है, तो आप लोग इसको कैसे लिखेंगे सर, आप लोग लिखेंगे मिनिमम सब्सक्रिप्शन वो आपका मिनिमम अमाउंट ऑफ शेयर होता है। अब ध्यान रखना, मिनिमम अमाउंट ऑफ द शेयर है वो वैल्यू की टर्म में भी हो सकता है और वो आपका बेसिकली नंबर की टर्म में भी हो सकता है, ठीक है। तो आपका ये वैल्यू भी हो सकता है और नंबर भी हो सकता है। तो आपका मिनिमम सब्सक्रिप्शन अपने आप पे वो मिनिमम अमाउंट ऑफ शेयर होता है दैट ए कंपनी मस्ट रिसीव, यानी कि जिसको बेसिकली किसी भी कंपनी को जरूरी रिसीव करना है फ्रॉम द पब्लिक। किससे? पब्लिक से, बिफोर इट कैन प्रोसीड टू अलॉट द शेयर। यानी कि कंपनी अपने अलॉटमेंट शुरू करे शेयर को, उससे पहले उसको एक मिनिमम जो आपके शेयर्स का क्राइटेरिया पूरा करना पड़ता है, उसको आप लोग क्या कहते हैं सर, उसको आप लोग मिनिमम सब्सक्रिप्शन के नाम से जानते हैं। और अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट 2013 ये जो मिनिमम सब्सक्रिप्शन का जो परसेंटेज रखा गया है सर, वो कितना है? 90% रहने वाला है। माने 90% कम से कम आपका मिनिमम सब्सक्रिप्शन होना चाहिए अगर आप लोग पब्लिक को बोलते हो आपके शेयर्स को सब्सक्राइब करने के लिए, ठीक है। और यहां पे अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे सीबी की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग, सॉरी, आपका कंपनीज एक्ट अलोंग विद यहाँ पे सबसे ज्यादा डोमिनेंसी किसका रहेगा? सीबी की जो गाइडलाइन है वो क्या कहती है, किसी भी कंपनी को मस्ट रिसीव करना है एटलीस्ट द 90% ऑफ द इश्यूड अमाउंट। समझ में आया? यहाँ पे ये जो आपका 90% ऑफ इशूइंग अमाउंट है ना, यहाँ पे आपको एक्सक्लूड करके चलना है ओवर सब्सक्रिप्शन को। माने आप यहाँ पे ओवर सब्सक्रिप्शन को हटा दीजिए, उसको एक्सक्लूड करना है। इसके अलावा जो बच गया ना, उसका आपका जो आप लोग इशूइंग अमाउंट है उसका
उसका 90% एटलीस्ट रिसीव होना चाहिए, ये सीबी की गाइडलाइन कहती है। और इसके लिए टाइम पीरियड कितना है सर, 60 दिन का टाइम पीरियड रखा गया है, माने 60 दिन के अंदर, माने 2 महीने का यहाँ पे टाइम पीरियड रखा गया है। अब ध्यान दीजिएगा, अगर किसी भी कंपनी के अंदर मिनिमम सब्सक्रिप्शन रिसीव नहीं होता है, यानी कि 90% का जो क्राइटेरिया है वो पूरा नहीं होता है, तो जो आपका एप्लीकेशन मनी है ना कंपनी को जो रिसीव हुआ है, वो उसको बेसिकली रिफंड करना पड़ेगा उसके एप्लीकेंट को। जो भी एप्लीकेंट बेसिकली इंटरेस्टेड है उस कंपनी के शेयर्स को खरीदने के लिए, जिन्होंने बेसिकली आपका पैसा पे किया है, उस पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर, उस पर्टिकुलर हालात के अंदर कंपनी को क्या करना पड़ेगा माय डियर फ्रेंड्स, उनके पैसे को रिफंड करना पड़ेगा। समझ में आया? यानी कि आप लोग ये कह सकते हैं सर कोई भी आपकी जो कंपनी है ना, कोई भी किसी भी तरीके की कंपनी हो, बेसिकली हम लोग पब्लिक कंपनी की बात करते हैं, अगर वो अपने शेयर्स को इश्यू करना चाहती है, ध्यान से समझना, वो क्या करना चाहती है सर, अपने शेयर्स को इश्यू करना चाहती है, तो उनको एक कंडीशन फुलफिल करनी पड़ती है। सर क्या करनी पड़ती है? कंडीशन फुलफिल करनी पड़ती है। ये कंडीशन है अकॉर्डिंग टू द सीबी गाइडलाइन, यानी कि ये कहां से निकल के आई है सर, सीबी गाइडलाइन से निकल करके आई है कि सर जो आप लोग अमाउंट ऑफ शेयर इश्यू करना चाहते हैं, जो अमाउंट आप लोग इश्यू करना चाहते हैं, उस अमाउंट का एटलीस्ट कितना सर, आपका 90% क्या होना चाहिए सर, सब्सक्रिप्शन मिल जाना चाहिए। यानी कि वो जो सब्सक्रिप्शन है इशूइंग से पहले कंपनी को रिसीव हो जाना चाहिए, उसी के बाद कंपनी क्या कर सकती है सर, अपने शेयर्स को इशू कर सकती है। और ये कहां पे लिखा हुआ है सर, सीबी की गाइडलाइन के अंदर लिखा हुआ है, जैसा कि मैंने आपको बार बार बता दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान रखना, किसी भी कंपनी के अंदर ना, कोई भी कंपनी हो, वहां पे शेयर इशू करते हैं तो जैसा कि हमने बताया 3 सिचुएशन होती है सर। पहली सिचुएशन क्या होती है, जो अभी अभी हमने पढ़ा सर, इसको आप लोग क्या कहते हो सर, इसको आप लोग मिनिमम सब्सक्रिप्शन के नाम से जानते हो। दूसरा जो सब्सक्रिप्शन होता है ना, उसको आप लोग अंडर सब्सक्रिप्शन के नाम से जानते हो। ठीक है, क्या कहते हो सर, उसको आप लोग बेसिकली अंडर सब्सक्रिप्शन। तो याद रखना ये सारी चीजों को। एक आपका तीसरा होता है जिसको आप लोग किसके नाम से जानते हो, आप लोग यहाँ पर उसको ओवर सब्सक्रिप्शन के नाम से जानते हो। ये तीनों इंपॉर्टेंट टर्म है और कई बार इन तीनों के बीच में ना एग्जामिनर डिफरेंस करने के लिए बोलता है, डिफरेंस के लिए बोलता है। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा ध्यान से समझना है, मिनिमम सब्सक्रिप्शन के अंदर क्या कुछ चीजें हैं, अंडर सब्सक्रिप्शन के अंदर क्या कुछ चीजें हैं, और ओवर सब्सक्रिप्शन के अंदर क्या कुछ चीजें हैं। तो यहां पे मैं आप सभी के लिए लेके आया हूं एक डिटेल्ड कंपैरिजन, जहां पर आपको पहला कॉलम दिखेगा मिनिमम सब्सक्रिप्शन के लिए, दूसरा कॉलम दिखेगा ओवर सब्सक्रिप्शन के लिए, और लास्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे आपके अंडर सब्सक्रिप्शन के लिए। और यहां पर मैंने लिखे हुए हैं किन किन बेसिस पर हम लोग इन तमाम चीजों को डिस्कस करने वाले हैं। जैसे सबसे पहले मीनिंग या डेफिनेशन की बात करते हैं, तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन अभी अभी आपने पढ़ा, ये आपका वो मिनिमम अमाउंट होता है जो एक कंपनी को रिसीव होना चाहिए, क्या करने के लिए सर, शेयर अलॉटमेंट को प्रोसीड करने के लिए। ठीक है, तो किसी भी कंपनी को अगर अपने शेयर अलॉटमेंट को प्रोसीड करना है तो उसको एटलीस्ट जो आपका शेयर अमाउंट है उसका 90% रिसीव होना चाहिए, और यहां पर आपको ओवर सब्सक्रिप्शन को एक्सक्लूड कर देना है। ठीक है, अब यहां पे क्या होता है सर, ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या होता है, जब भी आपकी एप्लीकेशन रिसीव होती है मोर देन 10 शेयर इशू। ठीक है ना, मान लीजिए आपने 10,000 शेयर इशू किए हैं और आप लोगों के पास मान लीजिए 15,000 एप्लीकेशन आपको रिसीव होगी है, तो आपका जो बेसिकली आपने जो इशू करना था शेयर, उससे ज्यादा अगर आपको एप्लीकेशन रिसीव हो जाती है तो ये आपका ओवर सब्सक्रिप्शन हो जाता है। समझ में आया? तो जब भी आपको आपकी एप्लीकेशन रिसीव होती है मोर देन द शेयर इशू, तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर ये जो हालात है ये क्या कहलाती है सर, ओवर सब्सक्रिप्शन कहलाती है। वही अगर आप लोग अंडर सब्सक्रिप्शन की बात करते हो, माने जो अमाउंट आपने डिसाइड किया है ना वो आपका उससे कम रह जाना, माने आप लोग क्या कहेंगे, व्हेन एप्लीकेशन रिसीव्ड आर लेस देन ए शेयर इशू। समझ में आया? जब भी आपकी एप्लीकेशन रिसीव होती है वो क्या होती है, लेस देन द शेयर इशू, तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर आप लोग क्या कहेंगे, ये सिचुएशन क्या कहलाती है, अंडर सब्सक्रिप्शन कहलाती है। ठीक है, तो 3 चीजें आपको पता होनी चाहिए, ओवर सब्सक्रिप्शन क्या होता है, अंडर सब्सक्रिप्शन क्या होता है, और मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्या होता है। ठीक है, तो ये आपका पहला पैरामीटर रहा। दूसरा पैरामीटर रहेगा सर रिक्वायरमेंट को लेकर के। देखिए ये आपका मिनिमम सब्सक्रिप्शन मैंडेटरी है अकॉर्डिंग टू द सीबी गाइडलाइन। ठीक है, और ये कितना होना चाहिए सर, 90% होना चाहिए। और ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में मैंडेटरी नहीं है, कंपनी की वॉलंटरी चॉइस रहेगी, कंपनी चाहे उनको एक्सेप्ट कर सकती है चाहे उनको रिजेक्ट कर सकती है, जो भी आपके एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन हुए, ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ है। ठीक है, अब तीसरी सिचुएशन क्या है, यहां पर अंडर सब्सक्रिप्शन अलो किया गया है, लेकिन याद रखिएगा अंडर सब्सक्रिप्शन हो लेकिन मिनिमम सब्सक्रिप्शन का क्राइटेरिया पूरा होना चाहिए। समझ में आया? जैसे मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं,
मान लीजिए कोई भी कंपनी ने मान लीजिए 1000 शेयर इशू करने हैं। अब बेसिकली सेबी की गाइडलाइन क्या कहती है इसका, बेसिकली 1000 का 90% माने 900 शेयर कम से कम सब्सक्राइब होने चाहिए। अब 900 की जगह मान लीजिए 920 हो गए, 930 हो गए। अब यहाँ पे आपने 1000 का बेसिकली इशू किया था, 1000 से तो कम रह गया लेकिन मिनिमम सब्सक्रिप्शन से ज्यादा है, तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन को आप लोग क्या कहेंगे, अंडर सब्सक्रिप्शन कहेंगे। ठीक है, बिल्कुल आसान है। चलिए आगे चलते हैं। एग्जाम्पल आप लोग ले सकते हैं मिनिमम सब्सक्रिप्शन के केस में, जैसे 1 लाख का 90% 90 सॉरी आपका 90,000 आ जाएगा। इसी तरीके से मान लीजिए 1 लाख शेयर इशू किए, 1.5 लाख आपको एप्लीकेशन रिसीव हो गई है, तो ये आपका ओवर सब्सक्रिप्शन हो जाएगा। मान लीजिए आपने 1 लाख बेसिकली एप्लीकेशन इशू की है और लेकिन आपको बेसिकली 95,000 एप्लीकेशन रिसीव हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे मिनिमम क्राइटेरिया भी पूरा हुआ। ठीक है ना, मिनिमम क्राइटेरिया क्या हो गया, पूरा हो गया है। और बेसिकली यहां पर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो ये आपका जो अमाउंट इशू किया था उससे कम भी है, तो ये अंडर सब्सक्रिप्शन कहलाएगा। अच्छा मान लीजिए मिनिमम क्राइटेरिया से नीचे आ गया, मान लीजिए आपका यहाँ पे 90,000 होना था, 85,000 आ गया, तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर अंडर सब्सक्रिप्शन को अलो नहीं किया जाएगा। अगर आप लोग उसको अलो करना चाहते हैं ना, तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन एटलीस्ट जो क्राइटेरिया है वो पूरा होना चाहिए। ठीक है, अब इसी तरीके से आप लोग कहेंगे सर इसके इफेक्ट को लेकर के, तो यहाँ पे अगर आपका मिनिमम सब्सक्रिप्शन मीट नहीं होता है तो यहाँ पे जो आपका इश्यू ऑफ शेयर है वो फेल हो जाएगा और मनी रिफंड करना पड़ेगा। अगर आप लोग ओवर सब्सक्रिप्शन की बात करती हैं तो कंपनी अलॉट कर सकती है शेयर को प्रो राटा के ऊपर और या फिर रिजेक्ट कर सकती है। और यहाँ पे कंपनी में प्रोसीड ओनली इफ द मिनिमम सब्सक्रिप्शन इज मीट, मैंने बताया ना, अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन पूरा क्राइटेरिया फुलफिल होता है तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर कंपनी आगे प्रोसीड कर सकती है। ठीक है, तो ये वो सवाल है जो अक्सर आपके फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर देखने को मिलता है, रिपीट होता है, और इस बार भी आपके एग्जामिनेशन के अंदर यूनिट 1 से इस तरीके का सवाल बनने की पूरी पूरी संभावनाएं हैं, पूरे पूरे चांसेस है। तो प्लीज 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 आप लोग इसको अच्छे से ना अपने दिलो दिमाग और जहन के अंदर बैठा करके रेडी कर लीजिएगा। अब काफी बच्चे फिर से कहेंगे कि सर हमें पीडीएफ चाहिए, तो हर बार की तरह जो नए बच्चे हैं मैं उनके लिए बता रहा हूं, सर अगर आप लोग पीडीएफ चाहते हैं तो आपको स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आपको पूरा पीडीएफ का एक्सेस मिल जाएगा। बस आपको करना इतना है, इस वीडियो को लाइक करना है, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, इस वीडियो के नीचे पीडीएफ कमेंट करना है, और सबसे बुनियादी स्टेप है सर आपको क्या करना है, हाइप करना है। अगर आप लोग इस वीडियो के ऊपर एटलीस्ट 100% हाइप कर देते हैं, 100 लोग इस वीडियो को हाइप कर देते हैं ना, तो वैसे ही मैं जैसे ही 100 हाइप कंप्लीट होंगे इस पीडीएफ का सेशन एज इट इज आपको अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर अलोंग विद जो बच्चे कमेंट कर रहे हैं उनके कमेंट के रिप्लाई सेक्शन के अंदर प्रोवाइड कर दूंगा। लेकिन मिनिमम क्राइटेरिया कमेंट करना है, लाइक करना है, शेयर करना है और वीडियो को एटलीस्ट हाइप करना है, ताकि इस वीडियो का जो बेसिकली इंपैक्ट है ना एल्गोरिथम के ऊपर पॉजिटिव पड़े और हम लोग मैक्सिमम से मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक रीच आउट कर पाए। ठीक है, आई होप कितनी क्लैरिटी आपको हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपको बताना है स्टेट द प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट रिगार्डिंग द यूटिलाइजेशन ऑफ द सिक्योरिटीज प्रीमियम अमाउंट। काफी अच्छा सवाल है, देखिएगा एक शब्द आया है जिसको आप लोग क्या कहते हो, जिसको आप लोग यहाँ पे कहते हो सिक्योरिटीज प्रीमियम अमाउंट। ठीक है ना, तो ये सबसे पहले हमें समझना है सिक्योरिटीज प्रीमियम अमाउंट क्या होता है। उसके बाद जो कंपनीज एक्ट 2013 है उसके अंदर सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट से जुड़े हुए क्या क्या प्रोविजन है, इनके ऊपर आपको चर्चा करना है। ठीक है, तो यहाँ पे समझिएगा जब भी कोई भी कंपनी अपने शेयर्स को इश्यू करती है तो शेयर्स के अंदर ना उसका अपना एक एफवी होता है। एफवी का मतलब क्या होता है सर, कंपनी का मान लीजिए आपका क्या होता है, फेस वैल्यू होता है, कंपनी का नहीं शेयर का एक फेस वैल्यू होता है। अब मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूं, लेटर से मेरा जो फेस वैल्यू है ना वो कितना है सर, आपका 150 रुपए है। ठीक है, 150 इंडियन रुपीज है। ठीक है, तो किसी भी शेयर का आपका जो बेसिकली फेस वैल्यू है कितना है, वो आपका 150 रुपीज है। लेकिन जो आपका शेयर इससे ऊपर चला जाता है, क्या चला जाता है, इससे ऊपर चला जाता है, मान लीजिए 170 रुपए चला गया, तो यहाँ पे कितने का डिफरेंस आ गया सर, 20 रुपीज का डिफरेंस आ गया। ये जो अमाउंट कहलाएगा ना ये आपका प्रीमियम अमाउंट कहलाएगा। ठीक है, ये क्या कहलाएगा सर, ये आपका प्रीमियम है। ठीक है, और ये कहां पे जाएगा, प्रीमियम अमाउंट के अंदर जाता है। कुल मिलाकर के आप लोग ये कह सकते हैं जो भी आपका शेयर होता है, शेयर का जो फेस वैल्यू है अगर उससे ज्यादा उसका प्राइस चला जाता है, जितना ज्यादा जाएगा वो उसका प्रीमियम वैल्यू होगा। यानी कि आप लोग क्या कहेंगे, व्हेन ए कंपनी इशू ए शेयर एट द प्राइस अबव देयर फेस वैल्यू। समझ में है ना, जब भी कोई भी कंपनी अपने शेयर्स को इशू करती है उसके फेस वैल्यू से ज्यादा प्राइस के ऊपर, तो जो आपका एक्सेस अमाउंट होता है ना, जो बढ़ा हुआ अमाउंट है, जैसे 20 रुपया
यहाँ पे है उसको आप लोग क्या कहते हैं सर, उसको आप लोग यहाँ पे सिक्योरिटीज प्रीमियम के नाम से जानते हैं। समझ में आया क्या? यहाँ पे सिक्योरिटीज प्रीमियम का मतलब समझ में आया, जो भी आपका अमाउंट आप बेसिकली कोई भी कंपनी ने शेयर्स इशू किए हैं वो उसके फेस वैल्यू से ज्यादा किए हैं, जितना ज्यादा बढ़ा करके चार्ज किया है वो आपका क्या कहलाएगा सर, वो बेसिकली आपका सिक्योरिटीज प्रीमियम कहलाएगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। जैसे मैंने आपको बताया फेस वैल्यू मान लीजिए 10 है, इसको इशू किया गया 15 के ऊपर, एक्स्ट्रा जो 5 रुपया है वो सिक्योरिटीज प्रीमियम के अंदर जाता है। अब ध्यान देना है ये जो आपका एक्स्ट्रा अमाउंट है ना ये क्रेडिटेड होगा टू द सिक्योरिटीज प्रीमियम अमाउंट। ठीक है ना, याद रखना है सिक्योरिटीज जो प्रीमियम अकाउंट है उसके अंदर ये पैसा जाएगा और इसको यूज किया जाएगा स्ट्रिक्टली रेगुलेटेड अंडर द कंपनीज एक्ट 2013। याद रखिएगा यहाँ पे आपको कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन और कुछ प्रोविजन दिए गए हैं जिनको फॉलो करके यहाँ पे जो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट के अंदर पैसा है ना उसका यूटिलाइजेशन करना है। ठीक है, तो ये बिल्कुल सिंपल सा सवाल है कि भाई साहब सिक्योरिटीज प्रीमियम क्या होता है और उस अमाउंट से जुड़े हुए बेसिकली प्रोविजन को आपको बताना है। तो अगर आप लोग प्रोविजन की बात करते हैं तो कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर एक सेक्शन है जिसको सेक्शन 52 के नाम से आप लोग जानते हैं, सेक्शन 52 के नाम से आप लोग जानते हो। अब ध्यान दीजिएगा ये सेक्शन 52 है ना वो आपका बताता है कि सर जो आपका सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट है उसको किस तरीके से यूटिलाइज करना है, और इसको यूटिलाइज करने के लिए इसने कुछ कंडीशंस को स्पेसिफाई किया है। कुछ ऐसे पर्पजेज हैं जिनको आप लोग मीट कर सकते हैं, अगर ये पर्पजेज है तो वहां पे सिक्योरिटीज प्रीमियम अमाउंट को यूज किया जा सकता है। बाकी किसी भी सिचुएशन के अंदर आप लोग सिक्योरिटीज प्रीमियम अमाउंट को यूज नहीं कर सकते। जैसे अगर आप लोग बात करते हैं यहाँ पे सबसे पहली बात क्या है, सबसे पहली बात ये है इशू ऑफ ए फुल्ली पेड अप बोनस। माने अगर आप लोग फुल्ली पेड अप बोनस शेयर इशू करना चाहते हैं अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर के लिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं, तो वहां पर हम लोग बेसिकली आपके सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट का या अमाउंट का यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके अलावा आपकी कंपनी के अंदर कुछ प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस हैं, अगर आप लोग उनका राइट ऑफ करना चाहते हैं तो आप लोग इस फंड को यूज कर सकते हैं, इस अमाउंट को यूज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग राइट ऑफ करना चाहते हैं डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ द सिक्योरिटीज, ध्यान रखिएगा आपने अपनी जो सिक्योरिटीज इशू की थी उसके ऊपर जो भी आपने डिस्काउंट दिया था उसको राइट ऑफ करना चाहते हैं तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर सिक्योरिटीज प्रीमियम अमाउंट को यूज किया जा सकता है। इसके अलावा एक सिचुएशन और है, आपका जो प्रीमियम पेबल है किसके ऊपर, रिडेम्पशन ऑफ द सिक्योरिटीज के ऊपर, वहां पे भी आप लोग इसको यूज कर सकते हो। लास्ट एंड फाइनल आप लोग क्या कहेंगे, बाईबैक ऑफ द सिक्योरिटीज के केस में भी जब भी कोई भी कंपनी, अच्छा बाईबैक का जो सेक्शन है वो क्या है, सेक्शन 68 है, सेक्शन 68 है। ठीक है, बाईबैक अगर कोई भी कंपनी करना चाहती है तो वहां पे वो अपने सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट का या अमाउंट का यूज कर सकती है। ठीक है, तो अकाउंट के अंदर जो अमाउंट पड़ा हुआ है उसका यूज किया जा सकता है। तो दीज आर द प्रोविजन जिनके केस में आप लोग अपने सिक्योरिटीज जो आपका अमाउंट है या सिक्योरिटीज अकाउंट के अंदर जो अमाउंट है उसका यूटिलाइजेशन कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 50 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। ठीक है, ये सवाल पूछा जाता है अक्सर आपके एग्जामिनेशन के अंदर देखने को मिलता है, तो इसको सीरियसली लेना है और अच्छे से तैयार करना है। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन आता है जो आपके ईसोप से जुड़ा हुआ है। ईसोप का फुल फॉर्म पहले आपको देखना है, इसका मतलब होता है ई का मतलब होता है एम्प्लॉय, एस का मतलब है स्टॉक और ओ का मतलब है ऑप्शन और एस का मतलब होता है स्कीम। ध्यान रखिएगा आप अपने एम्प्लॉयज को स्टॉक के ऑप्शन का स्कीम ऑफर करते हैं, कुछ कुछ इस तरीके का थीम आपका बनता है अगर आप लोग थोड़ा सा ध्यान से इस चीज को अंडरस्टैंड करते हैं। ठीक है, अब ईसोप का अपना मीनिंग क्या होता है ध्यान से समझिएगा, काफी इंपॉर्टेंट बात है। ईसोप एक स्कीम है जहां पे आपके एम्प्लॉयज को राइट दिया जाता है, कंपलसरी नहीं होता है। ठीक है, थोपा नहीं जाता है, ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। अब समझिएगा अगर आप लोग ईसोप की बात करते हैं तो ईसोप के अंदर ये आपकी एक स्कीम है जिसके अंदर एक कंपनी ग्रांट करती है उसके एम्प्लॉयज को द राइट, ये कैसा राइट ग्रांट करती है, क्या ऐसा ऑप्शन ग्रांट करती है जिसके चलते वो आपका एम्प्लॉय है परचेज कर सकता है सर्टेन नंबर ऑफ इट्स इक्विटी शेयर एट ए प्री डिटरमाइंड प्राइस। ध्यान रखना जो आपका पहले से डिटरमाइंड प्राइस है उसके ऊपर वो
वो कुछ जो आपका अमाउंट डिसाइड किया गया है उस अमाउंट में बेसिकली क्या कर सकता है, इक्विटी शेयर को बेसिकली एक तरीके से परचेज कर सकता है आफ्टर ए स्पेसिफिक पीरियड। और ये जो स्पेसिफिक पीरियड है ना, इसको आप लोग वेस्टिंग पीरियड बोलते हैं, यानी कि एक टाइम पीरियड रखा गया है, अगर उस टाइम पीरियड के दरमियान अगर आपका एम्प्लॉय आपकी कंपनी के अंदर रहता है तो कंपनी एक स्कीम लेके आई जिसको आप लोग ईसोप स्कीम के नाम से जानते हैं, जहां पे ये कहा गया कि जो आपका एम्प्लॉय है ना वो शेयर्स को खरीद सकता है और आपके प्री डिटरमाइंड प्राइस के ऊपर खरीद सकता है। आप ध्यान रखिएगा, जो ईसोप है अपने आप में एक ऑब्लिगेशन नहीं है, जैसा कि मैंने आपको बताया अपने आप में ये आपका कस्टमर का सॉरी आपके एम्प्लॉयज का राइट है कि वो क्या कर सकता है, शेयर्स को बाई कर सकता है। और ये जो आपका बाइंग होता है ना, ये आपके मार्केट प्राइस से लोअर प्राइस के ऊपर होता है, जहां पे हमने एक शब्द लिखा प्री डिटरमाइंड प्राइस। ठीक है, तो जो मार्केट प्राइस मान लीजिए 150 रुपया है, आपको 120 पे, 110 पे, 130 पे, 140 पे मार्केट के प्राइस से कम देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये आपकी स्कीम क्या कहलाती है सर, ईसोप स्कीम कहलाती है। अब ईसोप स्कीम के अंदर ना माय डियर फ्रेंड्स आपको कुछ फीचर्स देखने को मिलते हैं जो आपको बहुत अच्छे से पढ़ने। देखिए सबसे पहला फीचर क्या है, ऑफर टू द एम्प्लॉयज ओनली, माने ये आपके बेसिकली आपके एम्प्लॉयज को ऑफर किया जाएगा, जहां पर एम्प्लॉयज के अलावा आप लोग डायरेक्टर्स को इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है ना, जो कि बेसिकली ये आपका बेसिकली ईसोप स्कीम है, ये उनके कंपनसेशन पैकेज का हिस्सा होता है। इसके अलावा यहाँ पे आपको ऑप्शन टू परचेज दिया जाता है, नॉट ए ऑब्लिगेशन होता है, ये ऑब्लिगेशन नहीं है, आप चाहे तो खरीद सकते हैं, आप चाहें तो ना खरीदे। ठीक है, अब इसके अलावा आपके एक वेस्टिंग पीरियड होता है। वेस्टिंग पीरियड का मतलब जैसा कि मैंने आपको बताया, एम्प्लॉइज मस्ट स्टे इन ए कंपनी फॉर ए सर्टेन पीरियड, जो भी आपकी कंपनी की पॉलिसी के अंदर लिखा होता है ना, वहां पे बताया जाता है ये वेस्टिंग पीरियड है। अगर आप लोग उस टाइम पीरियड के दरमियान कंपनी के अंदर रहते हैं तो वो आपका वेस्टिंग पीरियड कहलाता है। अगर आप लोग उस वेस्टिंग पीरियड को क्वालिफाई करते हैं, उसके दरमियान कंपनी के अंदर रहते हैं, तो यू आर द एलिजिबल फॉर द ईसोप। ठीक है, अब इसके अलावा याद रखिएगा एक आपका एक्सरसाइज पीरियड होता है, माने आफ्टर द वेस्टिंग पीरियड एम्प्लॉयज कैन एक्सरसाइज द ऑप्शन विद इन ए स्पेसिफिक टाइम पीरियड। ठीक है ना, यानी कि ये आपका बेसिकली एक टाइम पीरियड के लिए एक्सेस कर सकता है ईसोप को। ठीक है, तो ईसोप बिल्कुल आसान है, कोई ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल सा फंडा है। कंपनी अपने जो लोयल एम्प्लॉयज है, जो आपके इंटीग्रेटेड एम्प्लॉयज है, उनको लेकर के स्कीम इजाद किया गया था ताकि उनको बेसिकली अपनी कंपनी के अंदर रिटेन किया जा सके। अब यहाँ पे देखिएगा जो आपका ईसोप स्कीम है ना, उसके दोनों तरीके से बेनिफिट होते हैं, यानी कि अगर आप लोग कंपनी के प्रोस्पेक्टिव से बात करते हैं, एम्प्लॉयर के प्रोस्पेक्टिव से बात करते हैं या एम्प्लॉय के प्रोस्पेक्टिव से बात करते हैं, तो दोनों का फायदा होता है। ध्यान से समझना, अगर आप लोग ऑब्जेक्टिव ऑफ द ईसोप की बात करते हैं तो यहाँ पे सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या है, जैसे आपको मार्केट में जो शेयर का प्राइस है अगर उससे कम प्राइस पे इक्विटी शेयर मिलता है तो इसका मतलब जो आपका एम्प्लॉयज है वो मोटिवेट होगा, मोटिव होगा। और यहाँ पे मेन मोटिव क्या होता है कि सर हमें एम्प्लॉयज जो आपके टैलेंटेड एम्प्लॉयज हैं उनको रिटेन करके चलना है अपनी कंपनी के अंदर। ठीक है, और यहाँ पर जैसा कि एम्प्लॉयज को अगर आप वो इक्विटी शेयर के अंदर इन्वेस्ट करता है तो उसको एक आपका सेंस ऑफ ओनरशिप आता है। ठीक है ना, ऑब्वियस सी बात है, क्या आता है सर, सेंस ऑफ ओनरशिप आता है, ये आपको याद रखना। ठीक है, और यहाँ पे अलाइन किया जाता है एम्प्लॉयज के इंटरेस्ट को विद द शेयर होल्डर इंटरेस्ट। समझ में आया, अब उसने शेयर खरीदा तो शेयर का प्राइस इंक्रीज होगा, अगर अच्छा कंपनी परफॉर्म करेगा प्राइस इंक्रीज होगा तो उसका भी बेनिफिट होगा। तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट वे में आपने अलाइन कर दिया है सर आपके जो शेयर होल्डर के इंटरेस्ट को आपके एम्प्लॉयज के इंटरेस्ट के साथ। ठीक है, चलिए ये तो बात हुई ऑब्जेक्टिव की। बेनिफिट ऑफ द ईसोप की बात करते हो तो कंपनी के प्रोस्पेक्टिव से, जो आपका एम्प्लॉयर है उसके प्रोस्पेक्टिव से आप वो बात करोगे, इसके अलावा एम्प्लॉयज के प्रोस्पेक्टिव से आप लोग बात करोगे। तो ध्यान से देखिएगा आपके एम्प्लॉयर का या कंपनी का फायदा क्या होगा कि यहाँ से इस बेसिकली स्कीम की हेल्प से ये अपने जो टैलेंटेड वर्कर्स है, जो एम्प्लॉयज है, उनको रिटेन कर सकते हैं, परफॉर्मेंस और प्रोडक्टिविटी को इनहांस कर सकते हैं, इंप्रूव कर सकते हैं, रिड्यूस किया जा सकता है कैश आउटफ्लो को एज कंपनसेशन। ठीक है, अगर आप लोग एम्प्लॉयर की बात करते हैं तो वो आपका पार्ट ऑफ ओनरशिप बन जाता है कंपनी के अंदर, उसको बेसिकली गेन होता है फ्रॉम राइजिंग दैट शेयर, यानी कि शेयर का प्राइस बढ़ेगा तो उसको गेन होगा। टैक्स बेनिफिट इन ए सर्टेन केसेस, कुछ कुछ केसेस में उसको टैक्स बेनिफिट भी दिए जाते हैं। ठीक है, तो दीज आर द वेरी बेसिक पॉइंट्स जिनको आपको अपने दिल और दिमाग और जहन के अंदर बैठा करके चलना है और अच्छे से याद करना है। ठीक है, तो दिस क्वेश्चन इज अमेजिंग, इजी, बहुत आसान है, जिसको आपको एक बार पढ़ के चलना
है और एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से लिख के आना, ठीक है। तो ये ईसॉप वाला क्वेश्चन प्लीज इसको तैयार कर लीजिएगा, कई बार एग्जामिनेशन के अंदर पूछ लिया जाता है। इसके अलावा एक प्रोसेस है जिसको आप लोग बुक बिल्डिंग प्रोसेस के नाम से जानते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जब भी कोई भी कंपनी अपना आईपीओ लेके आता है या एफपीओ लेके आता है, आईपीओ माने जो आपका इनिशियल जो आपका पब्लिक ऑफरिंग होता है ना, उस पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर ऐसा नहीं होता कि जो आपके मैनेजमेंट के अंदर, कंपनी के ओनर के अंदर, शेयर होल्डर के अंदर जो अच्छा लगा वो प्राइस सेट कर दिया, ऐसा नहीं होता है। प्राइस सेट करने के लिए अपने आप में एक प्रोसेस फॉलो किया जाता है जिसको आप लोग क्या कहते हैं, बुक बिल्डिंग कहते हैं। इसमें होता क्या है, एक प्राइस का रेंज रखा जाता है, एक प्राइस का बैंड रखा जाता है, उसके बाद इन्वेस्टर का बाइड बुलाया जाता है और जिस प्राइस के ऊपर ना मैक्सिमम बेसिकली बाइड होता है, मैक्सिमम लोग आपके शेयर्स को सब्सक्राइब करते हैं, उसके इर्द गिर्द आपका फाइनल जो आपका शेयर का जो प्राइस है वो रखा जाता है। इस पूरे प्रोसेस को आप लोग बुक बिल्डिंग बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा क्या लिखा हुआ है, बुक बिल्डिंग अपने आप में एक प्राइस डिस्कवरी मैकेनिज्म होता है जिसका इस्तेमाल किया जाता है, जिसको यूज किया जाता है इन द प्रोसेस ऑफ इशूइंग द शेयर और सिक्योरिटीज इन टू द पब्लिक। पब्लिक को शेयर और सिक्योरिटीज इशू करते टाइम इसका यूज किया जाता है। अंडर दिस मेथड इन्वेस्टर बाइड्स फॉर द शेयर एट ए प्राइस विद इन ए स्पेसिफिक प्राइस बैंड, मैंने बताया ना स्पेसिफिक प्राइस बैंड, एंड द फाइनल प्राइस इज डिटरमाइंड बेस्ड ऑन द डिमांड फॉर द इन्वेस्टर। और जो आपका मैक्सिमम जो डिमांड इन्वेस्टर करेगा ना, जिस प्राइस के ऊपर करेगा, उसी को बेसिकली अमूमन ये देखा गया है कि उसका वही प्राइस सेट किया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे कॉमनली अगर कोई भी कंपनी आईपीओ लेके आना चाहती है, इनिशियली जो आपका इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग लेकर के आना चाहती है, उस पर्टिकुलर केस में बुक बिल्डिंग मेथड का इस्तेमाल किया जाता है। कुछ कुछ की फीचर्स है जो आपको पढ़ लेनी है। सर आपका सबसे पहला की फीचर क्या है, प्राइस बैंड। प्राइस बैंड का मतलब क्या है, कंपनी को पहले आपका एक मिनिमम प्राइस माने आपका एक फ्लोर प्राइस सेट करना पड़ेगा, ठीक है, और एक आपका मैक्सिमम प्राइस जिसको कैप प्राइस कहते हैं वो सेट करना पड़ेगा। ये मिनिमम है, ये मैक्सिमम है, ठीक है। अब यहाँ पे एक रेंज बन गया, ठीक है, क्या बन गया सर, आपका रेंज बन गया है, इसी को आप लोग प्राइस रेंज कहते हैं, बैंड कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बाइडिंग बाय इन्वेस्टर होता है, इन्वेस्टर बाइड करेगा, उसके बाद बुक रनर होता है और उसके बाद फाइनल प्राइस होता है जिसको आप लोग कट ऑफ प्राइस के नाम से जानते हैं। माने जिसके ऊपर ज्यादा बाइट लगेगा, जिसका ज्यादा डिमांड होगा, उसी का सप्लाई माना जाएगा, ठीक है। यानी कि जिस प्राइस के ऊपर ज्यादा इन्वेस्टर पैसा इन्वेस्ट करेंगे ना बाइट के अंदर, उसी को हम लोग अमूमन प्राप्त का बेसिकली फाइनल प्राइस कंक्लूड करके कंसीडर करके चलते हैं, ठीक है। तो दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू योर यूनिट ऑफ द कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। तो प्लीज प्लीज इसको भी आपको एक बार अपने दिलो दिमाग और जहन के अंदर बैठा करके चलना है। इसके अलावा एक क्वेश्चन पूछा जाता है दो तरीके के शेयर्स के बीच में, एक आपका राइट शेयर होता है, एक आपका बोनस शेयर होता है, क्योंकि दोनों ही शेयर इशू किए जाते हैं फॉर द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर फॉर द न्यू शेयर। तो यहाँ पे आपको समझना है दोनों की अपनी डेफिनेशंस क्या होते हैं, क्या क्या फीचर्स होते हैं, क्या एडवांटेजेस है, क्या डिसएडवांटेजेस हैं, और बुनियादी तौर पे आपको एक कंपैरिजन टेबल आपके दिमाग के अंदर रखना है, ठीक है। यानी कि आप लोग क्या कहेंगे, सर यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, सर राइट शेयर क्या होता है, बोनस शेयर क्या होता है, दोनों के बीच में डिफरेंस बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं आपके राइट शेयर को लेकर के। देखिए राइट शेयर का मतलब होता है एक ऐसा एडिशनल शेयर जो ऑफर किया जाता है किसी भी कंपनी के द्वारा अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के लिए एट ए प्री डिटरमाइंड प्राइस यूजुअली लोअर देन द मार्केट प्राइस इन ए स्पेसिफिक रेशियो। देखिए दो इंपॉर्टेंट बातें हैं, रेशियो स्पेसिफिक रहेगा, प्राइस लोअर रहेगा, और ये आपका बेसिकली राइट शेयर के अंदर ना हम लोग क्या करते हैं, न्यू कैपिटल को रेज करना चाहते हैं, एडिशनल कैपिटल को रेज करना चाहते हैं। डेट्स जो हमारे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है उनको हम लोग शेयर इशू करते हैं, लेकिन उनका फायदा ये होता है कि एक फिक्स रेशियो के ऊपर ना वो मार्केट से कम प्राइस के ऊपर शेयर्स को खरीद सकते हैं। तो ये जो शेयर हैं ये आपके राइट शेयर कहलाते हैं। इनका मेन पर्पज फ्रेश कैपिटल को रेज करना होता है। ये ऑफर किए जाते हैं एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को एक पर्टिकुलर प्रपोर्शन के साथ, ठीक है ना। और इनका नेचर होता है सर आपके शेयर होल्डर्स को पैसा पे करना पड़ता है इन शेयर्स को खरीदने के लिए, लेकिन वो आपका प्राइस है वो लोअर देन द मार्केट प्राइस रहता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका बोनस शेयर, सॉरी आपका राइट शेयर। एक होता है बोनस शेयर। बोनस शेयर एक आपका फ्रेश शेयर होता है जो बेसिकली कोई भी कंपनी अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को देती है, लेकिन ये आपका फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है। ये बेसिकली कंपनी अकमलेट करना चाहती है अपने प्रॉफिट को या रिजर्व को, ठीक है। ये आपको याद रखना है। इसका पर्पस क्या है सर, जितने भी रिजर्व कंपनी के पास पड़े हुए हैं कंपनी उनको कैपिटलाइज करना चाहती है, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर के लिए विद सम प्रोपोर्शन या रेशियो के साथ दिया
जाता है। नेचर क्या होता है सर, यहाँ पे कोई पेमेंट करना नहीं होता है, डायरेक्टली एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को ये बोनस की टर्म में शेयर दिए जाते हैं, जिनको आप लोग बोनस शेयर के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे मैंने कंपैरिजन किया हुआ है सर, यहाँ पे लिखा हुआ है आपके राइट शेयर्स और सर यहाँ पे लिखा हुआ है आपके बोनस शेयर। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, सबसे पहले हम लोग किस पर चर्चा करेंगे सर, पर्पज को लेकर के चर्चा करेंगे। सर अगर आप फ्रेश फंड को रेज करना चाहते हैं तो राइट शेयर इशू होंगे। अगर आप लोग एक्यूमुलेट करना चाहते हैं, प्रॉफिट को शेयर होल्डर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं, बोनस शेयर इशू किया जाएगा। सर राइट शेयर के अंदर पेमेंट की जरूरत होती है, लेकिन डिस्काउंटेड प्राइस के ऊपर बोनस शेयर के अंदर आपको बेसिकली कोई भी प्राइस पे नहीं करना होता है। इसका मेन मोटिव न्यू कैपिटल को शेयर होल्डर से रेज करना होता है। यहाँ पे आपको सरप्लस और रिजर्व को कैपिटलाइज करना होता है। इसके अलावा यहाँ पे राइट शेयर के केस में प्रोस्पेक्टस की जरूरत पड़ती है, यहाँ पे बोनस शेयर के केस में प्रोस्पेक्टस की जरूरत नहीं पड़ती है। अब यहाँ से क्या होगा, कैपिटल आपकी इंक्रीज होगी और कैश भी इंक्रीज होगा। यहाँ पे ओनली शेयर कैपिटल इंक्रीज होगी, कैश रिमेन अनचेंज्ड रहेगा, ये आपको याद रखना। ठीक है, सीबीआई जो सीबी का अप्रूवल है वो आपको राइट शेयर के केस में लेना चाहिए, बोनस के केस में ये नेसेसरी नहीं है। कुछ कुछ लिस्टेड कंपनीज के अंदर ये देखने को मिलता है। ठीक है, तो इट्स ए बेसिक कंपैरिजन जो हम लोगों ने कंपनीज लॉ के अंदर भी पढ़ा था, यहाँ पे भी आपको क्लियर हो गया होगा। और अगेन एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन है जो हम लोगों ने वहां पे भी पढ़ा था, यहाँ पे भी पढ़ रहे हैं सर, आपका बाई बैक ऑफ शेयर क्या रहता है। तो प्लीज इसको थोड़ा सा ध्यान से रखिएगा। जब भी कोई भी कंपनी अपने ही कंपनी के शेयर्स को खुद खरीदना शुरू कर दे, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से खरीदना शुरू कर दे, तो क्या कहलाता है सर, बाईबैक ऑफ शेयर कहलाता है। ठीक है, यानी कि आप लोग क्या कह सकते हैं, आप लोग कह सकते हो बाईबैक ऑफ शेयर का मतलब होता है एक ऐसा प्रोसेस जहां पर कोई भी कंपनी रीपरचेज करती है अपने खुद के शेयर्स को फ्रॉम द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, यूजुअली एट ए प्रीमियम प्राइस, किसके ऊपर, प्रीमियम प्राइस के ऊपर, एंड देन कैंसिल दो शेयर, और बाद में खरीद करके उनको क्या कर देती है, कैंसिल कर देती है। तो इस तरीके के शेयर्स को आप लोग बाईबैक ऑफ शेयर के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा, इट रिड्यूस द नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर। ऐसा क्यों किया जाता है, ताकि आउटस्टैंडिंग शेयर्स को रिड्यूस किया जा सके मार्केट के अंदर, एंड इसको गवर्न किया जाता है अंडर द सेक्शन 68 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, ये आपको याद रखना। ठीक है, सबसे जरूरी बात क्या है सर, ऑब्जेक्टिव क्या है सर, ऑब्जेक्टिव है रिटर्न करना है सरप्लस कैश को शेयर होल्डर के लिए। यहाँ पे आपका ईपीएस अर्निंग पर शेयर को इंक्रीज करना है, इंप्रूव करना है मार्केट की वैल्यू को, प्रिवेंट करना है होस्टाइल टेक ओवर को, स्ट्रेंथन करना है प्रमोटर की होल्डिंग को। क्लियर है, ये कुछ आपको याद रखना। कहां कहां से पे किए जा सकते हैं, सीबी की गाइडलाइन कहती है फ्री रिजर्व का इस्तेमाल कर सकते हो, आपके सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट का इस्तेमाल कर सकते हो। इसके अलावा जो आपकी प्रोसीड ऑफ द अर्लियर इश्यूज नॉट सेम काइंड ऑफ द ए शेयर, उस पर्टिकुलर केस में ये कुछ ऐसे शेयर कंडीशन है जहां पर कोई भी कंपनी बाईबैक ऑफ शेयर कर सकती है इन फंड्स का इस्तेमाल करके। लेकिन बाईबैक के अंदर कुछ कंडीशन है जो आपको जरूर लिख के आनी है, जैसे बाईबैक एक्सीड नहीं करना चाहिए 25% ऑफ द पेड अप प्लस में फ्री रिजर्व। समझ में आया, किसी भी फाइनेंशियल के ईयर के दरमियान आपका फ्री रिजर्व और जो आपका पेड अप कैपिटल है उसका 25% तक ही बाईबैक किया जा सकता है। इसके अलावा जो आपका डेट इक्विटी रेशियो है ना, आफ्टर बाईबैक क्या नहीं एक्सीड करना चाहिए, 2:1 एक्सीड नहीं करना चाहिए। शेयर बोट बैक मस्ट बी एग्जिस्टिंग विद इन द 7 डेज ऑफ द कंप्लीटेशन, माने आपको क्या करना है, से जो आपने खरीदे हैं 7 दिन के अंदर उनको डिमोलिश कर देना है। एंड बाईबैक मस्ट बी ऑथोराइज्ड इन द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, जो आपका इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जिसको आप लोग एओके के नाम से जानते हैं, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के नाम से जानते हैं। यहाँ पर बाईबैक का बेसिकली प्रोविजन होना चाहिए, बाईबैक का एक्सप्लेनेशन होना चाहिए कि भविष्य में आप लोग क्या कर सकते हैं सर, बाईबैक कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके अलावा एक छोटा सा सवाल और है जो मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं सर, शेयर क्या होता है, इसके अलावा क्या पूछा गया है सर, आपसे पूछा गया है आपका शेयर के अलावा क्या पूछा गया सर, डिबेंचर क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे स्लाइड के अंदर आंसर दिए गए हैं, आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा। बाकी शेयर को हम लोगों ने कंपनीज लॉ के अंदर काफी डिटेल में पढ़ा हुआ है और डिबेंचर को भी हमने अच्छे से पढ़ा हुआ है। क्लियर है, उम्मीद करता हूँ माय डियर फ्रेंड्स यहाँ तक चीजें आपको क्लियर रही होंगी। छोटा सा सेशन आपको पसंद आया होगा, क्लैरिटी मिला होगा, और ये क्वेश्चन अगर आपने कर लिए ना तो इतना मैं आपको श्योरिटी दे सकता हूँ, यूनिट 1 से जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछा जाएगा ना वो इससे बाहर आपको देखने को नहीं मिलेगा। उम्मीद करता हूँ सेशन आपको पसंद आया होगा, वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कभी कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। पहली दफे चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। इस वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जब तक के लिए मैं तो सोल दी बाय, टिल द कीप लर्निंग।